मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट करा था बच्चों, और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के जरा रजिस्टर सामने निकालो जल्दी से, शाबाश। जहां से हमने स्टार्ट करा था तो आगे उसको फिर कंटिन्यू करें। पीआरसी की बुक जो है वो हमें चाहिए होगी, इससे आगे हम फिर नबी उसको आगे करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर अपने आप को सबसे पहले तो ये तस्वुर कर देना है कि आज तक हम जो है ट्रेडिंग बिजनेस की जो है अकाउंटिंग कर रहे थे, तो आपके पीआरसी 4 के अंदर इन्होंने एक चैप्टर अब्दुल कदीर वो डाला है जिसके अंदर हम कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का जो है हम कोई अकाउंटेंट बने, यानी कि फॉर एग्जांपल किसी टेक्सटाइल मिल का, कोई गारमेंट्स फैक्ट्री का, कोई जो है शू मेकिंग फैक्ट्री का, तो हमें वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट कॉस्ट। तो अब वो प्रोडक्ट फाइंड आउट करने से पहले आपको सारी उसकी टर्मिनोलॉजी और सारी उसकी डिटेल पता होनी चाहिए। तो उसमें हमने सबसे पहले एक बात इनिशियली स्टार्ट करी थी, कॉस्ट यूनिट। A cost unit is a unit of cost in which we measure the cost of that particular unit. It is not necessary that the cost unit is always a single item. Cost unit हमेशा single item नहीं होता. It might be a batch, it a pair. जिस तरह से वो फाइनल प्रोडक्ट बिकती है, इस तरह से उसकी कॉस्ट भी आपको फाइंड आउट करनी पड़ती है। अच्छा जी, तो देयर आर 3 बेसिक एलिमेंट ऑफ अ कॉस्ट यूनिट। दुनिया का कोई भी यूनिट जो है बनाने के लिए खजार एक्टिव बिल्कुल 3 चीजों की जरूरत है, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। मटेरियल, लेबर और लाजमी एक एमसीक्यू है, देखना अभी हम इंशाल्लाह आज एमसीक्यूज भी साथ कर लेंगे पीआरसी के, तो आपको समझ में आ जाएगा। उमर इसको काफी हद तक आज हम कंप्लीट आउट करेंगे, अच्छा लगेगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यार एक चैप्टर हमारा इधर ही कंप्लीट आउट हो गया। फिर उसके अंदर हमने बात करी कि अकाउंटिंग कॉस्ट, अकाउंटिंग के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बोला कि भाई देखो कॉस्ट जो है ना 2 किस्म की है, एक है डायरेक्ट कॉस्ट और एक है, पहले तो उसने कॉस्ट यूनिट को बता दिया, बोलने कॉस्ट यूनिट के ऊपर जो प्रोडक्ट पे कॉस्ट लगती है वो 2 किस्म की है, एक डायरेक्ट है और एक जो कॉस्ट डायरेक्ट लग रही है, जो कॉस्ट बिल्कुल उसको उन्होंने डायरेक्ट कॉस्ट कंसिडर कर दिया, और जो कॉस्ट इनडायरेक्ट वे में लग रही है, लग तो रही है लेकिन इनडायरेक्ट वे में लग रही है, तो दैट इज कॉल्ड, तो बोला विच इज डायरेक्टली ट्रेसेबल टू द कॉस्ट यूनिट इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट। मटेरियल लगता है, लेबर लगता है, फिर प्रिंटिंग वगैरह है, ये सारे किस में आएंगे बेटा? डायरेक्ट कॉस्ट में आएंगे। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है? लाइट का बिल, भाई लाइट आएगी तो मशीनें चलेंगी तो प्रोडक्शन होगा, सबको याद है? उसी फैक्ट्री के अंदर एक सुपरवाइजर था, याद करो हमने बताया थी बात। अच्छा, काफी डिटेल में और हमारी बहुत बड़ी डिस्कशन हुई थी और बहुत सारा हमने चीजें पढ़ी थी, याद है? तो ये सिर्फ एक 5 मिनट का रिव्यू करके फिर आगे बढ़ जाए ताकि तुम्हें एक रिकॉल हो जाए। तो फिर हमने कहा कि इस तरह से मटेरियल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, डायरेक्ट मटेरियल और लेबर को डिवाइड कर दिया, डायरेक्ट लेबर और एक्सपेंस को डिवाइड कर दिया, डायरेक्ट एक्सपेंस और जो प्रोडक्ट पे मटेरियल लग रहा है, जो प्रोडक्ट बनाने में जो लेबर लग रही है, प्रोडक्ट पे जो डायरेक्ट एक्सपेंस लग रहे हैं, वो सारों को ऐड कर दो तो प्राइम कॉस्ट फॉर्मूला याद आ गया था, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। ये भी आपका एक 110% एमसीक्यू है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर को ऐड करते तो एफओएच, फैक्ट्री ओवरहेड्स। इसके बाद अगर हम आगे मजीद बात करें तो हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, कन्वर्जन कॉस्ट, याद करो, डायरेक्ट लेबर प्लस एफओएच, डायरेक्ट लेबर प्लस। अच्छा, एक और चीज लास्ट टाइम भी बताया था, अगर हम डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल को ऐड करें, डायरेक्ट मटेरियल का मतलब प्लास्टिक, इंक, याद आ रहा है, स्पंज, टेप, कवर, बैक कवर, ये सारी क्या हो गए? डायरेक्ट मटेरियल। और जो आपके यहाँ मशीन ऑयल आता है, आपके पास जो ग्रीस आती है, आपके पास जो पेट्रोल आता है, डीजल आता है, वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट। वो प्रोडक्ट पे नहीं लग रहा लेकिन वो क्या है? फैक्ट्री में लग रहा है। तो अगर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल को जमा करो तो वो टोटल मटेरियल कॉस्ट कहलाती है। वो क्या कहलाती है? इस तरह डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर को जमा करो तो डायरेक्ट लेबर की एग्जांपल जिसने इसको मैन्युफैक्चर करा है, ये सबसे आसान होता है। ये पूरे तुम याद रख लो, कॉस्टिंग के अंदर कभी भी तुम्हें दुख नहीं देगा डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट बताया होगा। इनडायरेक्ट लेबर में सुपरवाइजर, याद आ रहा है, पियोन, वो जो आपका जो सफाई करने वाला जो बंदा है, जो आपके क्लीनिंग मैन जो है, उसका काम प्रोडक्ट बनाना नहीं है लेकिन रोज आना, सुबह आके झाड़ू लगा के जाता है, डस्टिंग करके जाता है, मोपिंग करके जाता है, तो उसकी भी तो तनख्वाह जा रही होगी। और जो सिक्योरिटी गार्ड है, मैंने बताया था शायद, तो बहुत अच्छे इंसान हो लेकिन इनडायरेक्ट हो, याद आया? एक्सपेंस, जो काम भी हम प्रोडक्ट में बाहर से करवा रहे हैं,
हमारे पास उसकी फैसिलिटी अभी अवेलेबल, हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास मशीनरी नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास लैक ऑफ जो है फंड है, तो अब बहुत सारे प्रोडक्ट को हम नहीं बना सकते, पूरा कंप्लीट प्रोडक्ट हम नहीं बना सकते, तो हम जो है कहीं बाहर से अरुण ले लेते हैं, फिर उसको बाहर से करवा लेते हैं। डेफिनेटली जितना बाहर से हम काम करवाएंगे इतनी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। याद हो गया? अब ये पूरे सीए के लिए कंप्लीट हो गया मेरे बच्चे, याद रखो। ये जो कंसेप्ट कुछ बीच में आए थे वो साथ पढ़ाते पढ़ाते जब यार इतनी मेहनत करी तो थोड़ा सा और बताने में हमें कोई मुजाहिकत नहीं होती है कि यार वो हमारे वे से तुम्हें जल्दी सारा कम्युनिकेट हो जाए और याद रखने वाली भी बात है। अब आगे जब जाओगे तो डेफिनेटली ये कितनी 100 मरतबा चीजें आ रही होंगी, अब वो याद रखना आपका काम है। मैं तो कहूंगा रजिस्टर संभाल के रखना, ताकि तुम्हारी ये हमने बड़ी डिटेल में नोट्स बनाए जिस तरह से हम पढ़ाते जाते थे इस तरह से, और आज की चीज में और क्लियर हो जाएगा। फिर ये हमने कंप्लीट आउट करा था। फिर हमने बात करी थी कि कॉस्ट बिहेवियर, कॉस्ट का एक बिहेवियर है कि कॉस्ट चेंजेस एज द लेवल ऑफ एक्टिविटी। जो लेवल ऑफ एक्टिविटी का प्योर कॉस्ट अकाउंटिंग में मतलब होता है नंबर ऑफ आउटपुट, नंबर ऑफ प्रोडक्शन, नंबर ऑफ यूनिट्स। 2 लोगों का खाना बनाना है, कम कॉस्ट लगेगी। 5 लोग घर में आ रहे हैं खाने पे तो ज्यादा लगेगी। 50 लोग घर पे आ रहे हैं ज्यादा लगेगी यार कॉस्ट। जैसे नंबर ऑफ यूनिट बढ़ाओगे कॉस्ट भी बढ़ेगी, कॉस्ट की फितरत है। एक शर्ट खरीद रहे हो 2000 रुपए का दे रहे हैं, उसी दुकान वाले को बोल रहे को 2 सूट चाहिए तो 4000 रुपए लेगा। आप बोलो नहीं मुझे 4 सूट चाहिए तो 8000 रुपए देने पड़ेंगे। तो भाई एक ही सूट ले लो बस 2000 का। एक बात कहने के लिए कह रहा हूं कि जैसे कॉस्ट चेंजेस एज द लेवल ऑफ एक्टिविटी, और लेवल ऑफ एक्टिविटी का प्योरली मतलब होता है नंबर ऑफ आउटपुट, नंबर ऑफ प्रोडक्शन, नंबर ऑफ यूनिट्स। ये बात हो गई। फिर इस पे बात आई थी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी, डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो इसके अंदर आपके पास एक आ गया था फिक्स्ड कॉस्ट, नाम से ही लग रहा है फिक्स्ड कॉस्ट, जिसका नंबर ऑफ यूनिट पे कोई भी फर्क नहीं होता। भाई उसकी नेचर ऐसी है, उसका इसकी डेफिनेशन ऐसी है कि फिक्स्ड कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट टेंड्स टू बी अनअफेक्टेड बाय इंक्रीजेस और मैंने तो देखा है कि कुछ लोग जो है फैक्ट्री रेंट पे लेते हैं अली, तो उसके अंदर 2 या 3 महीने तक तो पहले काम ही हो रहा होता है, उसकी लाइट का काम हो रहा होता है, इलेक्ट्रिसिटी का काम हो रहा होता है, मशीनें आ रही होती हैं। तो ये थोड़ी मतलब है कि आप उस फैक्ट्री का उस 3 महीनों का रेंट नहीं दोगे, वो ओनर थोड़ी छोड़ेगा यार, कैसी बात कर रहे हो। आपको 1 जनवरी को जब चाबियां दे दी हैं तो उमर आपके ऊपर लायबल हो गए हो कि आपको अब उसको हर महीने क्या देना है। अब आप वो बोल रहे हो कि यार मेरी तो कोई भी यूनिट की प्रोडक्शन नहीं हुई है, साथ क्लियर हो रही है बात कि उसमें तो यार मैंने कुछ बनाया नहीं, मैं फैक्ट्री का रेंट नहीं दूंगा। मैं बहुत आसान सी एग्जांपल लास्ट टाइम भी दी थी कि अगर तुमने कोई रेंट पे घर लिया है और तुम पाकिस्तान टूर पे चले गए 1 महीने के लिए घर बंद करके, वो किराए वाला, तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि घर का किराया नहीं दो, कि तुम ओनर को बोल रहे हो कि यार मैं तो तुम्हारे घर में रहा ही नहीं, मैं तो बाहर गया था, मैं तो आउट ऑफ सिटी था। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि वो इसलिए कि आपकी प्रेमिसेस और आपकी कंट्रोल में था। फिर वेरिएबल कॉस्ट, a variable cost is a cost which tends to be changes by increases or decreases in the, अच्छा एक और बात, total fixed cost remains the same, ये जरूर आएगा, but fixed cost per unit decreases as the level of output increases। जब 50 यूनिट बने थे तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कुछ और आई थी, जब 100 यूनिट बन गए तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट उमेर कम होती जाएगी, ये नेचर है, याद रख लो। टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द सेम, बस fixed cost decreases as the level of output। ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन है वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट which tends to be changes by increases or decreases in। यार एक मार्कर बनाने के पैसे जो है 10 रुपए है, 2 मार्कर के 20, 3 के 4 के, जितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनवाओगे अब्दुल्ला इतने पैसे हमें देने पड़ेंगे। Have you got my point? Yes, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स द 100% सवाल आएगा बच्चे। अभी मैं देखूंगा तुम लोग किस तरह से सवाल को समझते हो, इसलिए कि मेरी आदत है कि पहले मैं तुमसे करवाता हूं कि दिमाग क्या चल रहा है। गलत दोगे ना यार, हम ही सही करवाएंगे।
ये बहुत ही गलत तरीका, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन, जितना मेरा एक पास्ट एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, कि एक चीज ये होती है उमर कि हमने उठाया और धड़ाधड़ सारे करते गए और तुम इधर से छापते गए और 50 सवाल 50 पेज लिख के गए। ये कोई पढ़ाई नहीं है यार, हमने आज तक कभी ऐसा पढ़ा ही नहीं। बच्चे, हमारे टीचर हमें समझाते थे और बोलते थे कि बस अब करो 20 सवाल, उसमें जो मसला हो फिर बताओ। इसलिए आज तक कभी रट्टा ही नहीं लगा बच्चे। एक बहुत आसान तरीका, इसके सवाल इसलिए कि इतने सालों तो करवा दिया है, हम सवाल स्टार्ट करवाए खत्म हो जाए, लेकिन मुझे पता है कि तुम फंसोगे फिर। तो हमेशा याद रखो, पहले तुम अपना जितने सवाल कभी भी, और कभी भी तुम भी टीच कर रहे हो जिंदगी में, याद रख लो, अपने साथ ऑनेस्टली किसी बच्चे को पहले ही नहीं जवाब बता दो। तुम अपना क्या करो, अपना काम हल्का करना चाह रहे हो, वो कभी जिंदगी में उसकी सोच नहीं बढ़ेगी, वो सोचने पे मजबूर ही नहीं होगा। तुम उससे पहले उसको जवाब दे देते हो ना। मैथ्स की कोई इक्वेशन लिखी, आप बच्चे से तो पूछो क्या होगा, ये इधर से उधर जाएगा, ये इधर से उधर जाएगा, क्या बोल रहा है, गलत ही बोलेगा ना। आप पहले बोल देते हो कि इसमें जो है ना वो स्क्वायर रूट का फॉर्मूला लगा दो, या इसमें जो है ना स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, या इसमें क्यूब रूट लगा दो, उसके फॉर वो जवाब उससे लेना चाहिए था। ये मैथ्स में जो वीकनेस है बच्चों की आजकल, ये क्या है जो मैं खुद देखता हूं। इससे यार एक जिंदगी गुजर गई है पढ़ाते हुए, तो हमें पता है कि किस तरीके से इसको आसान भी कर सकते हो कि सारा काम करवा दो। बच्चा बोलेगा यार सर ने 50 सवाल करवा दिए, और बच्चे के जब रजिस्टर बंद होता है बच्चे से एक सवाल करवा लो, नहीं कर सकता, नहीं होता। कभी ऑब्जर्व करना, ये खुद भी देखना, नोट करना, और जो चीज सीखी भी होगी ना, वो चाहे तुम कहीं से भी उठा लो, कोई सी बुक से, वो तुम्हें आती होगी ना, तुम फौरन कर दोगे, इससे कि तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपके पास वेरिएबल कॉस्ट, इसके ग्राफ कर लेते हैं। इसके बाद हमने क्या करा था, नेक्स्ट बताओ। ग्राफ बन गया, स्ट्रेट लाइन थी, याद आ रहा है? जरा एक नजर जरा देख लो, ये फिक्स कॉस्ट का ग्राफ है, याद आया? इधर हमेशा नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं, याद रख लेना। लेवल ऑफ एक्टिविटी भी लिखा हुआ आ सकता है पेपर में, और इधर जो है कॉस्ट लिखी हुई है, सिर्फ कॉस्ट लिखी हुई है, तो फिक्स कॉस्ट का ग्राफ है। ये देखना पड़ेगा अब्दुल कदीर, इधर देख लो, फिर मैं कह रहा हूं इधर लिखा हुआ आएगा कॉस्ट पर यूनिट। अब वो आपकी मर्जी है, आपने नहीं देखा वो प्रॉब्लम होगी, आपका सारा बेकार है जो आपको पढ़ाया है। ये आ गया, ये दो को आ गए। फिर याद करो, मैंने बोला था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी रिमेन्स द, इधर कंफर्म लिखा हुआ आएगा कॉस्ट पर, इधर तो नंबर ऑफ यूनिट्स ही आते हैं, बनाया था नबी ये, और ये बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है, ये स्ट्रेट अपवर्ड जाता है, याद आ रहा है? बनाया था ना। इसके बाद क्या था नेक्स्ट, देखो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। ओवरहेड्स एक सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक है बच्चों के लिए, तो उसको हमने थोड़े से डिटेल में करा था कि भाई मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स और एक होते हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। और इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल दी थी फैक्ट्री की, याद है? उसके अंदर एक पूरी एक बिल्डिंग बनी हुई है जो कि पूरी नॉन मैन्युफैक्चरिंग है फैक्ट्री का हिस्सा, सबको तनख्वाह अब्दुल्ला उधर से ही दी जा रही है, लेकिन उनका कोई बराह रास्त, बिला वास्ता या बिल वास्ता कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो मेरे ख्याल से कभी झांकने भी नहीं जाते होंगे, जो ओनर है वही बेचारा जाता होगा। वो तो सारी एसी वाली पूरी बिल्डिंग है, और वो है सारी मशीनें चल रही हैं हैवी, कभी भी नहीं जाते होंगे, नेवर एवर। हाँ, आपने वो कर दिया होगा कि उसके अंदर भी कोई ऐसे नहीं हो ना, कि कभी कभार ऐसा होता है कि लेबर तबका जो है ना एकदम जुनून में आ जाता है, तो चलो पथराव कर दें, तो उधर सिक्योरिटी गार्ड और भी खड़ा कर देते हैं कि ऐसे किसी जनरल पर्सन को आने की जरूरत नहीं। समझे मेरी बात? एक मेन सिक्योरिटी गार्ड अंदर बाहर है साथ, और जहां पे एडमिन वाले जो बैठे हुए हैं, या यूं कह लो कि जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ बैठा हुआ है, उसके नबी लास्ट में जो है ना उधर भी आपको एक शनाख्त करवा के, अगर आपने कोई अपॉइंटमेंट लिया है तो वो जाने देंगे, एल्स आपका तो काम जो है फैक्ट्री की तरफ है। इसीलिए तो सारे मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स की तो मीटिंग होती है, लेबर को थोड़ी बुलाया जाता है। जो भी कम्युनिकेशन होती है वो सारी क्या होता है, सुपरवाइजर्स को दी जाती है, वो आगे कम्युनिकेट करते हैं, वो काम लेते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर बात कर ली थी हमने, और बहुत डिटेल में हमने ये बात कर ली थी। और ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी फैक्ट्री को ही बेयर करना पड़ेगा, मैं ये मना नहीं कर रहा,
लेकिन ये इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं, याद आया। फिर हमने एक चीज करी थी, प्रोडक्ट की कॉस्ट के ऊपर एक बनाई थी स्टेटमेंट, फुल कॉस्ट ऑफ, देख लो जरा, फुल कॉस्ट ऑफ यूनिट निकाल लो सारे, बनाया था आपने। डायरेक्ट मटेरियल लिया था, डायरेक्ट लेबर ली, डायरेक्ट एक्सपेंस लिया, ये ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तो प्राइम कॉस्ट बन गया। इसके अंदर आपने फिर फैक्ट्री के ओवरहेड्स ले लिए, तो फिर क्या बना, नहीं, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट। एक और फॉर्मूला तुम्हारे सामने आ गया, प्राइम कॉस्ट प्लस एफओएच, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट। फिर रिपीट कर रहा हूं, प्राइम कॉस्ट प्लस उमर फुल प्रोडक्शन। हसनैन इधर याद कर ले बेटा, थोड़ी सी जान लगा ले। फिर क्या है आगे देखो, एड नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो क्या आ गया, नहीं, टोटल कॉस्ट, ये सारे याद करने, टोटल कॉस्ट पर यूनिट, इसमें नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स डाल दिए तो क्या बन गया, टोटल कॉस्ट पर यूनिट। फिर इसके अंदर आपने क्या ऐड करा, प्रॉफिट ऐड करा, तो सेलिंग प्राइस बन गई। साथ समझ में आ गया होगा मेरा ख्याल से। ये इसमें अकाउंट्स वाले की जितनी भी सैलरी है, मार्केटिंग वाले की है, समझ में आ रही बात, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन वालों की जितनी सैलरी है, सब नॉन मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा है। क्लियर है, डन है बेटा।